let So yesterday we covered this कि Kerala has declared the man-animal conflict state-specific disaster, क्योंकि biodiversity की बात करें तो it varies from state to state. जो nature है, जो scale of disaster है, that is also varying from state to state in different regions. So what changes अगर हम बात करें तो at present man-animal conflict is responsible to the Forest Department. So it acts under the Wildlife Protection Act. तो इसमें अब हाँ, since एक ही चीज है state-specific ओवरऑल मानसी, अगर बोला जाए कि पूरा एक्ट से कारण क्या होगा। पहले क्या था कि जो चीफ वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे, वही एक ऐसा पोस्ट था जो डिसाइड करते थे कि क्या होना चाहिए वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। अब है कि अगर स्टेट, अब स्टेट के अंदर अगर स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर अगर डिक्लेयर हो चुका है, तो अंडर WPA एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंदर में जो दे हैव एम्पावर्ड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल DC, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर बॉडी, वो ओवर राइडिंग पावर मिल जाएगा उनको किसके अंडर में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में, ओवर राइडिंग हम्म द WPA एक्ट। तो वो और स्पेसिफिक स्पेसिफिक और जल्दी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटी और बाकी सब। लेकिन क्या होता, पहले क्या होता था कि बाद में पोस्ट फैक्टो होता था, धीरे होता था। तो ये फायदा है। तो सिर्फ हम्म केरला नहीं, उड़ीसा भी कर चुके हैं पहले। और केरला बाकी सभी किए थे, सन स्ट्रोक, हीट वेव एक्सेट्रा, लाइटनिंग। तो कोविड स्टेट 19 में स्पेसिफिक जो डिजास्टर मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट हाँ कीवर्ड, मतलब उसको ये कि स्टेट स्पेसिफिक ताकि। आप डिक्लेयर कर देते हो तो लोकल लेवल पे पावर डेवोल्यूशन और ज्यादा हो जाता है, हाँ। डिसेंट्रलाइजेशन और ज्यादा हो हम्म। जाता है। हम्म। ठीक। ठीक है। एल नीनो एंड द मॉनसून। तो एल नीनो और मानसून में बोला जाए तो एल नीनो और ला लीना कैसे होता है कि ला लीना एल नीनो स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेरुवियन करंट है, वहां पर देर इज अ वार्म करंट। और जब देर इज अ वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स, तो जो वार्म करंट होता है इट कैनॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम पेरुवियन रीजन टू द इंडियन ओशन रीजन, ट्रेड विंड करंट। तो क्या होता है कि जो पूरे जो करंट है, दे गेट एक्यूमुलेटेड इन दैट रीजन, पेरुवियन रीजन। तो बारिश वहीं पर हो जाता है। जब मॉइस्चर जब मॉइस्चर लेडेन ट्रेड विंड क्रिएट्स अ सुटेबल कंडीशन, तो वहां बारिश होने के कारण देयर इज अ ड्रायर पीरियड इन द इंडियन ओशन रीजन। तो वहां पर फिर कम होता है बारिश, तो एल नीनो कंडीशंस को बोलते हैं। उसी का जो ऑपोजिट होगा, when there is a strong trade wind, the ocean current gets removed from the Peruvian region, and it gets transferred to the Indonesia, Australia, Western Australia and Indian Ocean region. उसके बाद जब या वार्म फिर करंट वहां पर है, ट्रेड विंड वहां की से फिर डायरेक्शन एक क्या तरह से रहती है? डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड क्या रहती है? ट्रेड विंड का डायरेक्शन, क्योंकि इक्वेटर के नीचे है ना, तो इक्वेटर के नीचे का बोला जाए तो ट्रेड विंड का डायरेक्शन होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट उस समय। ठीक। तो साउथ हाँ, और ईस्ट जब से वो अगर क्रॉस नॉर्थ वेस्ट अगर करती है। पुश करेंगे वाटर को, तो वो पुश हो जाएगा पेरुवियन से लेकर के ऑस्ट्रेलिया रीजन तक। तो जब वहां वार्म वार्म करंट अगर शिफ्ट हो जाता है, तो इट क्रिएट्स अ मॉइस्चर। और जो ट्रेड हम्म विंड जब ऊपर फ्लो करता है, तो इट इट टेक्स अप द मॉइस्चर। एंड जब इक्वेटर क्रॉस करते हैं, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो बन जाते हैं साउथ वेस्ट ट्रेड विंड और साउथ वेस्ट मानसून। उसके बाद फिर दे क्रिएट्स अ रेनफॉल। तो गुड कंडीशन ला लीना में होता है। तो एल नीनो में नेगेटिव कंडीशन, दोनों को बोलते हैं एनसो, क्योंकि ऑल्टरनेटिव होता है, हर 10 साल 12 साल में होता है। हाँ। तो वीकनिंग ऑफ द एल नीनो मतलब फायदा, ला लीना का स्ट्रेंथनिंग होना। वीकनिंग ऑफ द ला लीना मतलब कि एल नीनो का स्ट्रेंथनिंग होना। तो इसको इसी बाकी से यहाँ पे रिलेटेड दिया था कि ड्रॉप्स और इकोनॉमिक उससे लाइफ आंसर लाइन है। निकल हम्म। हीट वेव्स और परसिस्टेंट हो गई, लॉन्गर ड्यूरेशन हो गई है हीट वेव्स की, स्पेसिफिकली गुजरात, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, नॉर्दर्न कर्नाटका में भी 15 days तक दे आर परसिस्टिंग। और पास्ट 100 years में इंडिया विटनेस्ड 18 droughts, ऑफ दीज 13 वर बिकॉज ऑफ एल नीनो। तो ड्रॉट्स एल नीनो, जितना ज्यादा एल नीनो होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इतना ज्यादा ड्रॉट्स होंगे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कल हमने बात करी, स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है, एंड ये अगेन डेटा रिलीज करता है रिगार्डिंग दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें फैक्टर्स क्या है नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल के लिए, तो ओशन एटमॉस्फेयर पैरामीटर्स या ओशन सरफेस, सी सरफेस टेम्परेचर, विंड कंडीशंस, फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर सिस्टम्स। तो इस साल के अगर हम डेटा को स्टडी करें तो दे रिमेन फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ कि नॉर्मल मॉनसून हो सकता है, तो मतलब कि ला नीना वीकन नहीं हो रहा है, सॉरी ला नीना स्ट्रेंथन हो रहा है, एल नीनो वीकन हो रहा है।
और टाइम हम्म पीरियड भी यहाँ मेंशन है कि साउथ वेस्ट मानसून अराइज ओवर अंडमान निकोबार आइलैंड्स अराउंड मिड में, उसके बाद वो फर्दर प्रोग्रेसेस एंड एंटर्स द मेन लैंड, साउथ वेस्ट मानसून जो हम बोलते हैं, थ्रू द गेटवे इन केरला अराउंड 1 जून, तो मिड में, और फिर 1 जून तक केरला में एंटर कर लेते हैं, एंड बाय मिड जुलाई इट कवर्स इंटायर कंट्री। तो मतलब 1.5 मंथ्स में पूरा इंडिया कवर हो जाता है। हम्म एंड नेक्स्ट। इसके अलावा तो एक और यहाँ पर टर्म एक मैं आता है क्वेश्चन एल नीनो पूछूं। मोडोकी। हम्म बोलो करुणा आप। तो एक और टर्म आता है एल नीनो मोडोकी। तो उसमें यही डिफरेंस होता है कि वो सेंट्रल पैसिफिक रीजन से एसोसिएटेड होता है, और जो नॉर्मल एल नीनो हम बोलते हैं वो ईस्टर्न पैसिफिक रीजन से एसोसिएटेड होता है। तो एल नीनो हम्म मोडोकी सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में होता है। हम्म बोलो प्रवेश। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि अगर हम बोले हीट वेव, इस आर्टिकल के अंदर लिखा भी हुआ, क्यों आती है, हम्म क्या फैक्टर्स होते हैं हीट वेव को बताइए। हीट वेव का फैक्टर्स, फैक्टर्स है बोलेगा तो इरेटिक रेनफॉल हो जाएगा एक, क्योंकि मॉइस्चर कम है वहां पर। और जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे 6 डिग्री ज्यादा, 30 to 35 डिग्री अगर बोलेंगे तो हिल वेव, हिली रीजन में, प्लेन्स में 42 डिग्री के आसपास आईएमडी के अनुसार वो हीट वेव कहा जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर से 6 डिग्री ज्यादा। और हीट वेव तब होता है जब देर इज अ लेस मॉइस्चर, मोर हीट, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है उसके कारण भी लू फॉर्मेशन होता है, उस कारण हीट वेव होता है। तो थ्री हम्म कंडीशन। यानी जो आईटीसी, आईटीसी जब ऊपर चल जाता है, ऊपर आता है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है उस रीजन में, नहीं, इंडिया। हीट वेव्स जोशिक लो प्रेशर में कभी नहीं आती है। हीट वेव्स हमेशा हाई प्रेशर एरिया के अंदर आती है, और एंटी साइक्लोनिक भी इनको बोला जाता है। जहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है वहां पर एंटी साइक्लोन आते हैं, उनको बोला जाता है हीट वेव्स। जो आप बात कर रहे हैं वो लू की, सिस्टम लू की बात हुई कि जहाँ पर गर्मी ज्यादा, आईटीसीजेड ने नॉर्थवर्ड शिफ्ट किया तो गर्मी ज्यादा बढ़ी, लैंड का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा, जो सन की इंटेंसिटी है वो ज्यादा बढ़ गई, तो उसकी वजह से लू आ गई। दैट इज डिफरेंट, दिस इज हीट वेव्स। तो जहाँ पर हाई प्रेशर होता है वहां पर जो है एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज क्रिएट होती हैं, उसके बाद जो है हाई हीट वेव जनरेट हाँ। होती है। हम्म ठीक है, हाँ, सही बात है। फिर अगर नीचे देखा जाए तो इसको सिंपली हाईलाइट कर सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड नोबेल प्राइज है उसी को बोलते हैं प्रिट्जकर प्राइज। और इनका रोल क्या था यामामोटो का? तो 3 to 4 एरियाज में इनका रोल था, तो वी कैन राइट इन एथिक्स और जीएस पे 4 में भी, क्योंकि अर्बनाइजेशन से कॉन्सेप्ट है इनका। तो बोल सकते हैं कि ये देखते थे कि जो भी लोग काम करते हैं बिल्डिंग के अंदर में, दोनों सेक्लूडेड है, अलग अलग काम कर रहे हैं, पता चलता नहीं है, तो इंटरेक्शन, सोशली कोहेजन नहीं होता है। तो ये ग्लास बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, ग्लास बिल्डिंग, ताकि बाहर से लोग अंदर देख, कंपनी को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल का कोई भी रहता है शॉप, अंदर देख सकते हैं कैसा है। फिर स्टारबक्स हो गया है कि बाकी जब तो उससे ट्रस्ट बढ़ता है कंपनी के ऊपर में, और जो इंटरेक्शन है कम्युनिटी के बीच में वो बढ़ जाता है। तो इट लेट्स द क्रिएशन ऑफ द ग्लास आइडिया, ग्लास बिल्डिंग। और दूसरा बात हुआ था कि ओल्ड हाउसेस है उनका 3R इकोनॉमी कैसे यूज करें, क्योंकि ओल्ड हाउसेस को डीकंस्ट्रक्ट तो नहीं करेंगे, वो तोड़ेंगे नहीं, उसको रीसेल करेंगे, तो कैसे उसको बढ़ाएंगे, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैसे बढ़ाएंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, इको इको सर्विसेज मटेरियल, उसमें बात हुआ, ये किए थे। उसके बाद फिर ये इनोवेटिव यूज लाए थे कि अगर अर्बनाइजेशन हाई हो रहा है तो इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगा, तो लोग के पास पैसा कम है खर्च करने का, तो छोटे प्लॉट में रहेंगे। छोटे प्लॉट में मैक्सिमाइज यूज कैसे करें, वो एक न्यूक्लियर फैमिली का। तो ये 3 कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो और एक और रिलेशन। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी emphasize किया, फायर सेफ्टी की, फायर हाउस सेंटर ऑफ कम्युनिटी पे होना चाहिए, क्योंकि इट वुड बी लाइक रेसिप्रोकल कमिटमेंट बिटवीन सिविल सर्वेंट्स एंड सिटीजन्स। तो ट्रेनिंग पे उन्होंने बात की, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो फायर सेफ्टी की बात करते हैं। एक और क्या, रिलेशनल लिविंग। तो वी कैन राइट दिस डाउन, रिलेशनल लिविंग एक कॉन्सेप्ट लेके आए जिसमें कि ट्री एट सेंटर होना चाहिए। ट्री सेंटर में रहेगा तो उसके चारों तरफ जो नेचर, उसके चारों तरफ एक पॉजिटिविटी होगा, उसके कारण एक मेंटल वेलबींग भी होगा, और साथ ही साथ एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस भी बढ़ेगा। तो रिलेशन हमेशा भी, मीवा का भी मॉडल लिखते तो ये भी लिख सकते हैं, हाँ, रिलेशनल मतलब लिविंग। हम्म
तो Right. ये 4 to 5 एरियाज है दैट इज टॉकिंग अबाउट हिज मिशन यामामोटो. तो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है इस आर्टिकल में. India exported more services than Saudi Arabia did oil in 2021. Few economists believe poor country could move the global needle on service exports. Services approach कैसी होनी चाहिए, इवन मैन्युफैक्चरिंग भी उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है. डिस्क्रिशनरी कुछ हो सकती है बट दे आर इंटर रिलेटेड ऑल्सो एट द सेम टाइम. हम्म. तो ब्रेन ड्रेन वॉज बेटर देन ब्रेन इन ड्रेन. अच्छा, ब्रेन इन ड्रेन हम बोल सकते हैं कि लो स्किल्ड जॉब्स, मतलब ब्रेन इन ड्रेन हो रहा है, मतलब प्रोडक्टिविटी कम है लेबर की, लो स्किल्ड हम्म. लेबर है. और ब्रेन ड्रेन इसको की, हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज मूविंग आउट ऑफ इंडिया. तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज है. तो लीगल माइग्रेशन कुड कैन नॉट सॉल्व द ग्लोबल पॉवर्टी. लीगल माइग्रेशन, हाई वेज जॉब्स होनी चाहिए लोकली हर कंट्री में, सो दैट अगेन ब्रेन ड्रेन को हम रोक सके. लीगल जो माइग्रेशन है, मतलब इतना ज्यादा इमिग्रेशन ना हो, बट इट हेल्प्स बाय रीइंफोर्सिंग दैट देर आर नो पुअर पीपल, बट पीपल इन पुअर प्लेसेस होना चाहिए. हम्म. So India is reducing poverty by transitioning its citizens to 5 high productivity places. Region wise है, north and east to south and west. तो north और east से we are shifting them to south and western region. Rural to urban हो रहा है, farm to non farm हो रहा है, informal to formal हो रहा है, illiterate to skilled हो रहा है. तो ये important categories हैं. अच्छा पॉइंट है ये. हम्म. Global labor mobility facilitated by institutional infrastructure isn't an idea whose time has come. तो ये यहाँ पे important. 3 और नहीं है इसमें कुछ. हाँ, ये साइड पॉलिटिक्स से नहीं इसमें. वी कैन मूव फॉरवर्ड नीचे. हाँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि मैकेंजी का रिपोर्ट था. ओनली 18% ऑफ जीडीपी वुमेन कंट्रीब्यूट करती है डिस्पाइट 48% ऑफ द पॉपुलेशन. ओनली 18%. अगर जेंडर गैप को कम करेंगे तो इंडिया का जीडीपी 30% इंक्रीज कर सकता है. 30%. मैकेंजी रिपोर्ट डायरेक्ट. हम्म. नेक्स्ट बात करते हैं कीवर्ड. तो इसमें लिखा हुआ है कि बस कीवर्ड लिखना, मल्टी जनरेशन कमिटमेंट कीवर्ड. उसके बाद फिर खेलो इंडिया रूरल इंडिजिनियस नेशनल गेम. और ऐसा नहीं, बस ये डेटा. तो डेटा पेनिट्रेशन और इसरो इम्पोर्टेंट है. सेंटर टू ओपन इसरो टू प्रोवाइड इंटरनेट इन 80 रिमोट ट्राइबल विलेजेस. तो यहाँ हमने दो दो टाइप की बात करी इंटरनेट प्रोवाइड करने की. एक तो जो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू है, जो हमने देखा कि अंडमान से कनेक्ट किया गया तो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया. और एक सैटेलाइट बेस्ड होता है. तो सैटेलाइट बेस्ड में स्पीड इज रिलेटिवली हायर. एंड सो यहाँ पे वी सैट स्टेशन बनाए जाएंगे फॉर ट्राइबल विलेजेस इन झारखंड, एमपी, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, जोग्राफिकली रिमोट. और वहाँ पे मतलब हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना भी लिटिल चैलेंजिंग. तो इसलिए सैटेलाइट के थ्रू दिस वुड बी क्रिएटेड वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स स्टेशंस. तो अगर वी कैन से कि दे वुड पीपल वुड बी कनेक्टेड विद इंटरनेट, दे कैन बी वर्चुअल वर्ल्ड में वर्चुअली भी उनको हम जैसे मेन स्ट्रीमिंग विद द सोसाइटी बोलते हैं वो पॉसिबल हो पाएगा. उनको पता रहेगा इंडिया में दुनिया में क्या चल रहा है, और जो उनके लिए स्कीम्स भी हैं वो उनको भी बेटर एक्सेस कर सकते हैं अगर वो डिजिटाइज हो जाएंगे. जो ट्राइबल एरियाज की हम बात कर रहे हैं, तो इवन हेल्थ केयर में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में. तो दिस वी कैन से. और जो उनके खुद के कंसर्न्स है वो उसको भी पुट अप कर सकते हैं. तो वी कैन जैसे कि बेटर कनेक्टिविटी हो सकती है.
एम्स की बात हो रही है, IIT दिल्ली, एंड ऑल ऑफ देम आर कोलैबोरेटिंग हियर. VSAT स्टेशन फॉर 80 विलेजेस. VSAT अच्छा था कि जो डिफरेंट एकदम डीप इंटीरियर लोकेशन है वहां पर. हम्म, ठीक. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो सकती है खाली इंटरनेट के बेसिस पे भी. हम्म. इसका मतलब अगर बोला जाए तो जब नॉर्मल अर्बन एरियाज में गीगा फाइबर है, रूरल एरियाज में टीयर 2 टीयर 3 से में गीगा फाइबर पहुंच रहा है, तो वहां पर मोस्टली डेटा कनेक्शन है 4G. और जो वीसैट यूज होगा रिमोट में, जहां पर टावर भी नहीं होगा ना ही कि गीगा फाइबर होंगे, वहां पर सैटेलाइट इंटरनेट हो सकता है. और एक और वीसैट. और एक और इनिशिएटिव जैसे एम्स की बात हो रही है तो दे विल बी कैरिंग आउट रिसर्च, ट्राइबल हेल्थ इश्यूज क्या हैं स्पेसिफिकली, जैसे फोकस किया जा सकता है सिकल सेल अनीमिया के ऊपर. ट्रेनिंग कैंप्स उसके बाद ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, एंड पैरामेडिकल स्टाफ जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो वी कैन गेट कनेक्टेड विद देम. तो ये एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव है एम्स के द्वारा. और एक वीसैट हो गया. यहाँ पे क्या औषध यू कैन टेक दिस. SC asked if महाराष्ट्र स्पीकर कॉन्ट्रैक्टरी वर्डिक्ट. तो रिलेटेड टू द महाराष्ट्र स्पीकर, उनका जो डी एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड था. और फिर उन्होंने बोला ना कि जो शिवसेना में जो दो फैक्शन थे, तो किनको मिलना चाहिए. तो उस पर ही बात हो रही. एक नाथ शिंदे के शिवसेना जो थे वो मर्ज हो गए ना बीजेपी में, मतलब हाँ रिलेशन में आ गए थे. उस हाँ समय पे कोई. स्पीकर का क्या रोल आया था पार्टीशनशिप का, तो उस पर क्वेश्चन उठाया हुआ, क्वेश्चन भी उठाया हुआ. तो हाँ बस ये उन्होंने ये भी. बोला कि लेजिस्लेटिव मेजोरिटी खाली एक यही बेसिस नहीं होना चाहिए डिक्लेयरिंग की ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, अगर दो फैक्शंस हैं तो. हम्म. बेनिफिट्स बीइंग doled out on caste lines also leading to caste ferocity. तो ये मतलब आप अगेन. ये कुछ हाँ ये स्टेट का केसेस. इसमें स्टेट का बात की है, वो तमिलनाडु, वहां पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो कास्ट के बेसिस पर आप डिवीजन नहीं करे स्कीम्स को, ना ही कि किसी को आप तोड़िए. जो क्वेश्चन था सनातन धर्म को जोड़ रहा था इसके किसी और किसी साथ से, तो वो मना वरना धर्म और आप सबके लिए काम करें, वो एक टिप्पणी है. तो ठीक है. egalitarian लैंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्स इक्वली अमंग द पीपल, फेयरनेस, मॉडरेशन ऑफ इन स्पीचेस, सिंसियर डिजायर होना चाहिए हर एक के लिए, rather than the division on the resource on the basis of caste. Yeah, next. स्टेट मरीन. आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग बोल रहे थे कि पाम ऑयल से रिलेटेड था. लीडर 50 to 60% ऑफ पाम ऑयल आंध्र एंड तमिलनाडु, अपार्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आंध्र प्रदेश की बात हो रहा है कि दे आर लीडर इन द फिशरी सेक्टर ऑल्सो. ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रहेगा. आंध्र प्रदेश मैरिटाइम बोर्ड. आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, 30% शेयर इंडिया में. तो फिशिंग हार्बर्स क्रिएट किया जा रहा है, फिशिंग हार्बर्स, ताकि डीप सी मिसिंग भी फिशिंग भी कर सके. इंडियन जो ट्रॉलर्स है, फिशिंग ट्रॉलर्स है, वो compete कर सकते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड पर. फिर मैरिटाइम लिंक सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंक चाहिए, कोल्ड स्टोरेज, सब में बात की जाएगा. फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन, फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन. यहाँ पे ये पोर्ट बोल रहे हैं. लेड पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस किया जा रहा है. हम्म, बोलो. ये बोल रहे थे कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी बोला जा रहा है, पीपीपी मॉडल भी होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ये काकीनाडा गेटवे पोर्ट पीपीपी मॉडल है. तो वी कैन हम्म. जस्ट आगे से कि पिक्चर क्लियर हो, यहाँ पे पोर्ट्स की लोकेशन भी मेंशन्ड है तो वो अभी तो दिख नहीं रहा है, पिक्चर भी क्लियर होनी चाहिए. हॉर्टिकल्चर आउटपुट, वी आर सीइंग कि हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना क्या चीज को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है.
जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको हेल्प कर सकता है, इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम में हेल्प कर सकता है, फार्म प्रोडक्टिविटी। और नॉन फार्म सेक्टर जॉब्स का भी एग्जांपल है कि हॉर्टिकल्चर में आप शिफ्ट कर रहे हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करेगा। और जो हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड या लैंड प्रोडक्टिविटी, सॉइल पोल्यूशन, उसको भी कहीं ना कहीं फिर से रिप्लेनिश करने में हेल्प करेगा। हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर प्रमोट कर सकते हैं, हाई वैल्यू स्पेसिफिक स्टेट्स, हर एक स्टेट अलग अलग हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। वेजिटेबल कोई स्टेट होंगे ना आउटपुट दे जो रखा है, हाँ, प्रोडक्शन कितना रहा मिलियन टन में, 2019-20 320 मिलियन टन था, आज इट इज 355 मिलियन टन। और प्रोजेक्टेड भी आने वाले साल में भी यही प्रोजेक्ट किया गया है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। Maize prices rise on the robust demand from poultry sector। तो पोल्ट्री सेक्टर में एज अ फीड स्टॉक यूज किया जाता है मेज, तो इसलिए पोल्ट्री फीड प्राइसेस करंटली एट 40,000 रुपीज पर टन। तो वही है एक चीज। और दूसरा अगर हम एमएसपी की बात करते हैं तो एमएसपी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड मेज, बाजरा, ब्रोकन राइस, तो प्रोटीन सोर्सेज की तरह ये एक्ट करते हैं। और सोयाबीन मील, ग्राउंडनट एक्सट्रैक्शन, बस यही है। और तो यहाँ पे वी कैन जस्ट लुक फॉर कि कौन सी स्टेट इंडिया में जहाँ पे सबसे ज्यादा मेज प्रोडक्शन होता है। और इवन इथेनॉल प्रोडक्शन में भी मेज रॉ मटेरियल है। Currently 10.74 million hectare are under the maize output. मेज Aim में is to expand the area by 1 million hectare. स्टेट का औसत क्या कह रहे हो? मेज में अगर अगर हाईएस्ट बोला जाए तो कर्नाटका है 15%, तेलंगाना महाराष्ट्र उसके बाद है, ऐसे करके कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य ठीक है। प्रदेश अप्रोक्सीमेटली। हम्म खरीफ क्रॉप है मेज। ओके, आप ये कवर कर लो ये वाला। हाउ इंटरऑपरेबिलिटी इन नेट बैंकिंग विल हेल्प कस्टमर। इसका मतलब कि मल्टीपल डिजिटल सिस्टम एप्लीकेशन डेटाबेस अगर इंटरऑपरेबिलिटी नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल सबके लिए अलग से गूगल पे ऐप हो गया या बाकी सब, तो उसके कारण थोड़ा डिफरेंट होता है, इशू होता है। तो इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। जैसे यूपीआई एक मॉडल है इंटरऑपरेबिलिटी का, कि आप फोन पे यूज करें, पेटीएम यूज करें या रुपए यूज करें, यूपीआई सबके अंदर में, तो आप डायरेक्टली पे कर सकते हो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऐप। तो एक एग्जांपल उसका है। तो पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? इट इज अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडेड दैट इनेबल्स द कस्टमर टू मेक एंड बिजनेसेस टू एक्सेप्ट पेमेंट्स ऑनलाइन। थर्ड पार्टी होता है थ्रू वेरियस ईएमआई, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, ई वॉलेट। और ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 46% ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ इंडिया में हो रहे हैं, 46%। बहुत बड़ा स्केल है। और इसके अलावा हमने देखा भी है, और इसको हाई लेवल पे स्केल करने के लिए बाकी कंट्रीज में भी वी आर सीइंग कि यूपीआई, रुपए कार्ड्स के थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी किया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। तो सपोज व्हेन यू आर यूजिंग, सपोज कार्ड के थ्रू आप पे कर रहे हो, एनी मर्चेंट आप शॉपिंग कर रहे हो, तो यू आर पेइंग थ्रू योर कार्ड। तो सपोज वो जो मर्चेंट है उसको कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता है टू दैट बैंक, तो उसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोला जाता है। तो जैसे नेट बैंकिंग में अगेन सेमीकंडक्टर चिप्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है। ईएमवी चिप एंड पिन बेस्ड कार्ड्स, कार्ड्स में वो सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होती है बनाने में। वही 70% वुमेन से बैलेंसिंग द वर्क लाइफ इज अ की करियर हर्डल। तो जैसे आज हमने बात करी कि डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक लेवल पे जो वर्क है, शेयरिंग और उस बर्डन को रिड्यूस करना इम्पोर्टेंट है। तो ये सब की फाइंडिंग्स, 85% रिस्पॉन्डेंट्स बिलीव दैट अपस्किलिंग कैन हेल्प वुमेन कीप द पेस, तो अपस्किलिंग इम्पोर्टेंट है।
लीडरशिप पोजीशंस में वुमेन रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होना चाहिए। जो हाई स्किल जॉब्स है जैसे कि साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, तो वहां पे अपस्किलिंग और इम्पोर्टेंट है। स्टेम सेक्टर में अगर हम बात करें, तो इवन 59% बिलीव कि दे हैव इक्वल वर्क प्लेस अपॉर्चुनिटीज एज मेन, इंडिकेटिंग द शिफ्टिंग डायनेमिक्स टुवर्ड्स वर्क प्लेस इक्वालिटी। ये कर लो आप कवर। नेट हम्म जीरो बैंकिंग। तो नेट जीरो, इसमें बात हो रहा है नेट जीरो। इंडिया का लॉन्ग टर्म टारगेट है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का। तो वो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का नहीं है, ना कि सिटीजन का है, वो बैंकिंग का भी टारगेट है ओवरऑल, कि नेट जीरो कैसे पहुंचाया जाए विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट। और उसी से रिलेटेड देयर इज अ इशू ऑफ एनपीए। कोई मॉडल सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में। सोलर में कहाँ कहाँ आपका इन्वेस्टमेंट है इन द ग्रीन सेक्टर, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन सेक्टर, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, फॉर क्रिएटिंग अ ग्रीन स्पेस, फॉर क्रिएटिंग अ ओवरऑल क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में। तो नेट जीरो अगर जाना है तो ओवरऑल बैंकिंग को तो देयर हैज टू बी सम फॉर्म ऑफ रेगुलेशन, सम फॉर्म ऑफ नजिंग। तो इसी बात हो रही दो है कि चीजें हैं, फोकस एक ऑन तो रिस्क मैनेजमेंट एंड एन इंटेंट टू अलाइन द पॉलिसी विद द ट्रांजिशन। वो बोल रहे कि आप अलाइन कर दीजिए। तो दो चीजों में इस इसको डिवाइड कर सकते हैं नेट जीरो को। एक तो जो बैंक खुद टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रहा है, क्या वो रेन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है, तो एक ये एस्पेक्ट हो गया। सेकेंड है क्रेडिट पर्सपेक्टिव से, जो आप बिजनेसेस को क्रेडिट दे रहे हो, कैसे उसको यूज कर रहे हो और उस बिजनेस के ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है। तो वो एक एस्पेक्ट हो गया। तो ये दो ब्रॉड सब हेडिंग्स हो सकती है इसके अंदर। हम्म बोला और गया इसे कि बोला गया कि क्लाइमेट इज मटीरियल थ्रेट टू द बिजनेसेस। हाँ 90% considered it to be a threat. हम्म और उन्होंने बोला कि बैंकिंग को बोला कि आप स्टेट लेवल जो पॉलिसीज और नेशनल लेवल पॉलिसी उस पर अलाइन कर लीजिए, तभी आपको सपोर्ट मिल सकता है और ओवरऑल आप मदद कर सकते हैं, आप एक तरह से इंसेंटिव दे सकते हैं, और आप ओवरऑल एक कैटलिस्ट बन सकते हैं फॉर द क्रिएटिंग फॉर टारगेटिंग फॉर नेट जीरो टारगेटिंग इन इंडिया। तो कैपेसिटी बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट। फिर ये बात है। हम्म। एंड यहाँ पे जो बैंक लोन्स की बात हो रही है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। बैंक लोन्स बैंक की यही बात होती है। यस बोल बैंक रहा ने हूँ। किया था ना ग्रीन ग्रीन क्रेडिट। यस बैंक ने पहली बार इंडिया में ग्रीन बॉन्ड कार्बन इशू बॉन्ड की लेके थी। आया। हाँ, ग्रीन बॉन्ड हो गया, कार्बन बॉन्ड हो गया। फिर अब ऐसा होता है कि इंडिया ने बोला कि पीएलआई स्कीम देना है, तो पीएलआई स्कीम देंगे फॉर क्रिएटिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन सोलर ईवी एक्सेट्रा। वो किसके थ्रू हो, डायरेक्ट तो नहीं देंगे, बैंक के थ्रू देने वाला है, या फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया नाबार्ड के थ्रू। आप कोई भी एग्रीकल्चर, स्पेसिफिक एग्रीकल्चर, यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप का बात हो रहा है, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो रहा है। सीडीआरआई जो इंडिया में एक तरह से रिकमेंड करेंगे, कंसल्ट करेंगे, वो भी किसी बैंकिंग थ्रू करेंगे। तो हर एक बैंक के अंदर में एक क्लाइमेट जो ईएसजी नॉर्म्स है वो उसके अनुसार चले, और जो क्लाइमेट स्पेसिफिक टारगेट है उस पर अडेयर करें। तो ये लोन का बात हो रहा है, इसी लोन का। और कि क्रेडिट, जैसे हाँ तो नहीं होता ना कि क्रेडिट। आप लोन देते आ रहे हैं, लिखा हुआ कंपनी स्टार्टअप खुला, वो बोल रहे कि मैं एक ग्रीन प्रोडक्ट में काम करूंगा, आपको लोन नहीं मिला, लेकिन वो स्टार्टअप फेल हो गया, तो एनपीए तो क्रिएट हो जाएगा बैंक के ऊपर में। तो फिर क्या स्टार्टअप वायबल है, क्या जो टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है वो क्या सुटेबल टेक्नोलॉजी है, तो वो पूरा एसेस कौन करेगा, तो बैंकिंग करेगा। तो बैंकिंग करने हम्म। के लिए उनका कैपिटल बिल्डिंग होना जरूरी है। तब वो जाकर के स्टेट पॉलिसी और नेशनल पॉलिसी जो उसके हिसाब से वो चलेंगे, तो एनपीओ कम कर सकते हैं, और खुद का जो टारगेट है लॉन्ग टर्म कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रीन टेक्नोलॉजी कैसे यूज करें, वो भी अडहियर कर सकते और क्रेडिट वर्दीनेस जो भी है बोरोवर की, वो भी डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स के ऊपर भी। तो वो भी एक एस्पेक्ट होना चाहिए व्हेन एवर बैंक इज गिविंग अ लोन। तो जो फैक्टर्स होते हैं असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस के। हैं। टेक फंडिंग ठीक है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वुमेन लेड स्टार्टअप्स की बात हो रही है। उज्ज्वला सब्सिडी, डियरनेस अलाउंस हाइक्ड टू 50% द बेसिक सैलरी। हाँ जी, बता दीजिए एक बार डीएनएस अलाउंस के बारे में। डियरनेस अलाउंस यही होता है कि गिवन जिस रेट से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है,
तो उसको कवर करने के लिए आपकी इनकम को भी इंक्रीज किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रियल इंक्रीज इन इनकम। मतलब आपकी रियल इनकम इंक्रीज हो रही है, दो होती है, नॉमिनल और रियल। अगर सपोज ये हाइक नहीं किया जा रहा है बट इन्फ्लेशन हाइक हो रही है, तो इन टर्म्स ऑफ कितना गुड्स एंड सर्विसेज आप उसी इनकम में बाय कर सकते हो, वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो इंक्रीज होगी, आपकी इनकम उतनी की उतनी है। तो ये मेन पर्पस होता है डियरनेस अलाउंस हाइक के ऊपर। और जैसे बॉन्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स आती हैं, तो वो उसके पीछे भी सेम लॉजिक है। ओनली सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, राइट? हाँ, यस, इट इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो बस इसमें एक हो सकता है कि एमका, जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन, जो वर्ल्ड में 3 कंट्री से पास है। एक यूएस हो गया F-22-35, एक रशिया हो गया, और एक और चाइना हो गया J-20। तो इंडिया में एमका प्रोजेक्ट पे फोकस करे, 5th जनरेशन। इट विल बी टोटली इंडिजिनियस, और इनके सिर्फ और सिर्फ जो इंजन होंगे वो हो सकता है कि बाहर से इंपोर्ट करना पड़े, GF-414 जनरल इलेक्ट्रिक या प्रैट से मिटनी का। लेकिन ओवरऑल दे आर फोकसिंग ऑन पूरे इंडिया। ये भी एक बार ले लो। सिटीज, गिफ्ट सिटी, हम्म। ग्लोबल गुजरात में कल नहीं आ हमने रही, एज अ फिनटेक। फार्मा, हाँ, फार्मा स्पेशलाइजेशन की कल बात करी थी कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात का क्लोज टू 45% शेयर है। एक इम्पॉर्टेंट हो गया, अभी एक गिफ्ट सिटी भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। तो फाइनेंशियल सर्विसेज फिनटेक लेड एंटरप्रेन्योर जो है उनको प्रमोट किया जा रहा है। एंड देखो जैसे इसमें इंडिया का, क्या किया जा रहा है, मानसी 3 to 4 एरिया से। पहला अमरूद 2.0 मिशन, इसके तहत आप पूरे अर्बन लैंडस्केप को चेंज करेंगे, सस्टेनेबल बनाएंगे। दूसरा हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए, मिडिल क्लास और पुअर के लिए भी। इट हैज बीन क्रिएटेड अंडर द प्रधानमंत्री योजना और मुख्यमंत्री योजना भी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अहमदाबाद में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, स्पीड डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद फिर गिफ्ट सिटी के अंदर में मेट्रो कनेक्टिविटी का बात हो रहा है। सूरत में भी लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए सीमलेस कनेक्शन, अर्बन मोबिलिटी की बात हो रहा है। उसका रैपिड बस, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जैसे रैपिड रेल है यूपी में, वैसी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को फोकस किया जा रहा है। हम्म, तो तो एक ये अर्बनाइजेशन हो गया, गिफ्ट सिटी हो गया, फार्मा हो गया, और एक और इम्पोर्टेंट है डायमंड इंडस्ट्री। डायमंड में जैसे रफ डायमंड्स इंडिया अराउंड 90% तो इंपोर्ट करते हैं, फिर उनमें उसको और पॉलिश करके भी एक्सपोर्ट। तो कौन हम्म, सी कंट्री, लाइक बेल्जियम, रशिया, चाइना, यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। हम्म, ये हरियाणा से रिलेटेड हुआ नेक्स्ट। इंडिया ने देखा था रफ डायमंड्स सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है। टैंक एंड वेसल्स, तो ये स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। इवन जैसे स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स की भी अगर हम बात करते हैं तो स्पेशलाइज्ड है, ग्लोबल स्केल है, कमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है, नेक्स्ट। ऑयल एंड गैस स्टोरेज टर्मिनल्स के लिए। ये हरियाणा से रिलेटेड है। तो स्वच्छ हम्म। भारत मिशन, 33% ऑफ रिजर्वेशन, दुर्गा शक्ति वाहिनी ऐप, रैपिड एक्शन फोर्स, हेल्पलाइन नंबर, वीमेन सेफ्टी से रिलेटेड, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी, 2 लाख लखपति दीदी। नेक्स्ट, सूरत का बात किया जाए तो सेंचुरी ओल्ड उनके पास है। और दूसरा देखा जाए तो इंडिया टेक्सटाइल कंट्रीब्यूशन में 50% गुजरात का। नेक्स्ट मंथ, सूरत में देखा जाए तो 50%, फार्मा का बात हुआ तो 50%, और 37% ऑफ कॉटन आउटपुट आउटपुट इज फ्रॉम गुजरात। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, सूरत, वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वहां ही बात होता है टेक्निकल टेक्सटाइल का, एपरल बेस्ड, फिर आप प्रिंटिंग, डाइंग, सब चीज में। और फिर मोरबी सिटी, जब मोरबी ब्रिज से बात हुआ था, वहां पर ग्लोबल सिरामिक इंडस्ट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर द चाइना सिरामिक इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, लीडिंग स्टेट इन द एनर्जी ट्रांजिशन बोल सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में दे आर इंक्रीजिंग देयर इन्वेस्टमेंट, गुजरात। हम्म। गुजरात काफी सारे एरियाज रिन्यूएबल में सोर्स ऑफ नौकरी। एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज 42% ऑफ स्टेट टोटल पावर जनरेशन। 42% हो चुके हैं गुजरात में।
ठीक है, नेक्स्ट। सिक्योरिटी एजेंसी इंडिजिनली डेवलप, आईबी सब कोई मिलके बनाएंगे। आयन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोग्राफी, सेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर। उमेश यादव से ये सीख सकते हैं कि पेशेंस कैसा होना चाहिए, परसिवियरेंस, लगातार काम करते रहना इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। तो फोर्टिट्यूड होना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क, वेट हिज टर्न, वेट करना चाहिए। टू रिमोल्ड, वर्क इन टैंडम विथ हिज पार्टनर, एज ए टीम स्पिरिट प्रमोट करना चाहिए। रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तभी काम करते रहना चाहिए। बस, यू कैन कंक्लूड मानसी। Okay. So we started with cervical cancer. तो उसमें हमने बात करी 90-70-90 target of WHO. तो vaccination, screening and treatment is important. Sikkim model important है in terms of effective communication and outreach. That becomes important. UV, DPI and open source. Challenges, vaccine hesitancy. Then वुमेन लेड ग्रोथ की हमने बात करी, उसमें चैलेंजेस तो सबसे बड़ा एरिया जो डिस्कस किया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट शुड इंक्रीज। तो इनफॉर्मल सेक्टर में फर्स्टली डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। देन इंश्योरिंग डोमेस्टिक बर्डन इज reduced and that is shared so that women get an efficient window of upskilling and reskilling themselves and increase the participation in the formal sector. एंड बैरियर्स में सोशल चैलेंजेस की हमने बात करी, पेट्रियार्की, कस्टम्स एंड वैल्यू ड्रिवन एंड जो इवन एटीट्यूडनल लेवल सर्टेन चैलेंजेस आर देयर। डेटा हमने बात करी कि वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिक्लाइंड फ्रॉम 1993 जो कि उस टाइम पे 42% था, डिक्लाइन टू 22% 2017-18, then increased to 36% 2022-23 and Claudia Golden famous U-shaped curve की बात करी हमने कि it declines in the agriculture sector and then increases in the services sector. Burden of women in construction sector, so there also migrants में women play an important role, but minimum wages, safe working conditions, social security benefits, they are important. Overtime payment, that is important. Talk about कि all this is also connected with the diseases. Tuberculosis की हमने बात की, तो there also Nikshay Poshan Yojana is there, Nikshay portal is there, and target is to eliminate TB by 2025. तो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड द टीबी, तो टीबी मुक्त भारत प्रोग्राम इज देयर। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी इज अ चैलेंज। Penicillin G, active pharmaceutical ingredients, we have started again domestic manufacturing and right now 90% import dependent upon China. Then state specific disasters declare करने का benefit ये होता है, it leads to higher devolution of powers and more decentralization. So active decision making is supported. El Nino, La Nina. El Nino, we are seeing weakening sea surface temperature, wind speed, formation of low pressure systems, the factors. Then Yamamoto's Pritzker Prize contribution, architecture sector में talked about increasing the trust of the citizens, so proposed the glass walls, disaster management, important element. And talk about tribal sectors में, tribal villages में increasing internet penetration and how even AIMS contribution की बात की in terms of disease and data analysis. And talk about Gujarat, तो overall Gujarat textile sector, diamond